हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स मौसम में। मैं रितेश रोशन। जैसा कि अभी हम लोग एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन कर रहे हैं, तो आज हम लोग एनडीए पीवाईक्यू सेक्शन का 20 पार्ट पे पहुंच चुके हैं। 20 पार्ट 20th पार्ट पे पहुंच चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत और बढ़िया सवाल से। ठीक है, आपके स्क्रीन पर दिखने वाला, आप चाहें तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपसे बन रहा है ट्राई करिए, जरूर बनेगा। चलिए शुरू करें। हमें कहा गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स sec x प्लस tan x का वैल्यू हमसे पूछा गया है, कितना होगा। ठीक है, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए। ठीक है, चलिए क्या करें। देखिए तो ये tan इनवर्स x है। एक काम करते हैं, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हम सेक को 1/cos लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। tan को हम sin/cos लिख सकते हैं। tan को हम sin/cos लिख सकते हैं। चलिए, अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो tan इनवर्स ऊपर 1 प्लस साइन और नीचे हमारा cos हो जाएगा। ठीक है, हम नॉर्मल ढंग से सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या करेंगे अब। ठीक है, चलिए ये tan इनवर्स x और ये 1 प्लस साइन का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं कि हाफ एंगल में इसका फॉर्मूला होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर। और नीचे में जो cos x है उसका जो हाफ एंगल होता है वो cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 ये होता है। सही है। चलिए अब एक स्टेप और इसको सॉल्व करिए। tan इनवर्स, अब गौर से देखिए, ऊपर में cos प्लस साइन का होल स्क्वायर है और नीचे में cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है। तो क्या आप नीचे वाला जो cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह अगर सोचिए तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी तो लिख सकते हैं। तो a प्लस बी लिखिएगा तो एक पोर्शन ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ एक बचेगा। cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर में से एगो बचेगा और नीचे a माइनस बी वाला पोर्शन यानी cos x/2 और माइनस साइन x/2 वाला पोर्शन ये बचेगा। सही है। नीचे हमने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की तरह सोच लिया। अब देखिए ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। कैसे, थोड़ा देखिए, पूरे के पूरे फॉर्मूला पर बेस्ड है ये। tan इनवर्स आप गौर से देखिए, ये जो अंदर में लिखा हुआ है cos x/2 प्लस साइन x/2 अपॉन cos x/2 माइनस साइन x/2, ये पूरा का पूरा जो फॉर्मूला है वो tan π/4 माइनस x/2 का है। ये सब आप ट्रिको में फॉर्मूला जानते हैं। आप नहीं अगर जानते हैं तो थोड़ा इसको एक्सपेंड करके देखिए और फिर cos साइन में बदल दीजिए, वही आ जाएगा। cos प्लस साइन अपॉन cos माइनस साइन, मतलब cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है tan π/4 प्लस थीटा होगा। ऊपर प्लस नीचे माइनस रहता है तो प्लस होता है, और ऊपर माइनस नीचे प्लस रहा तो माइनस होता है। अब इनवर्स ट्रिगो के रूल के अनुसार tan इनवर्स से tan खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, π/4 प्लस x/2 बचेगा। कितना सिंपल हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करिए। π/4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा πx/4, x/2 में 1/2 कांस्टेंट है बाहर, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² प्लस c, यानी हमारा जो फाइनल आंसर है बच्चों वो πx/4 अब प्लस x² प्लस c आया है ना।
मतलब पूरा का पूरा ये फॉर्मूला पर बेस्ड है क्वेश्चन, इजी था क्या, समझ में आया आपको? हाँ, फॉर्मूला तो ट्रिगो का थोड़ा याद करना पड़ेगा ही, है ना। जगह जगह पे हम फॉर्मूला लगाए हैं, एक बार इस जगह पे लगाए हैं, फिर इसको सॉल्व करके एक बार इसके लिए हम फॉर्मूला लगाए हैं, तो थोड़ा इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। बढ़े, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है ये क्वेश्चन को पढ़िए, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपको दिखेगा। बोला है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के सच दैट द इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 8 माइनस 4k अपॉन x मे बी रेशनल। अच्छा, कह रहा है इस इंटीग्रेशन का वैल्यू कोई ना कोई रेशनल नंबर आया होगा, तो बताइए के का वैल्यू क्या होगा। कितना अच्छा सवाल हुआ, थोड़ा गौर से सोचिए। इस इंटीग्रेशन का वैल्यू किसी न किसी रेशनल नंबर के बराबर आया होगा, तो के का वैल्यू क्या होगा बताना है हमको। तो क्या करेंगे, बहुत ही आसान। सबसे पहले क्या करिए, इस x को सेपरेट करिए। तो अगर हम 3x² बाई एक्स चाहें तो कर सकते हैं, और फिर 8 माइनस 4k बाई एक्स भी चाहें तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल 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 कर सकते हैं। चलिए ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3x बचेगा, और ये वाला तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो 8 माइनस 4k बाई एक्स ही रहेगा, ठीक है। चलिए dx। अब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, करिए इंटीग्रेशन इसका। 3x का इंटीग्रेशन आपको पता है 3x² बाई 2 हो जाना है। अब प्लस, गौर से देखिए, ये 8 माइनस 4k ये तो कांस्टेंट है, तो 8 माइनस 4k हमारा कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, तो बचेगा 1/x, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ mod x प्लस c हो गया। बताइए हो गया इंटीग्रेशन, 3x का हो गया 3x² बाई 2, 8 माइनस 4k कांस्टेंट था बाहर किए, बचा 1/x का हुआ log x, लास्ट में हम लगा दिए प्लस c। अब क्वेश्चन कह रहा है इसे हमें रेशनल बनाना है, फॉर रेशनल, इसे हमें रेशनल बनाना है। रेशनल का मतलब समझते हैं ना, p/q का फॉर्मेट बचना चाहिए, p/q का फॉर्मेट बचना चाहिए ऐसा। तो आप गौर से देखिए, कहोगे सर p/q का फॉर्मेट, लेकिन याद रहे रेशनल होने के लिए p/q के फॉर्मेट में किसी भी प्रकार का कोई एक्सटर्नल फंक्शन नहीं होना चाहिए अलजेब्रा के अलावा। जैसे लॉग नहीं होना चाहिए, इनवर्स नहीं होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल नहीं होना चाहिए, ये सब चीजें रेशनल होने के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस आंसर को थोड़ा गौर से देखिए, इस आंसर को रेशनल हम तब बना सकते हैं जब ये जो लॉग वाला जो पोर्शन है ये नहीं रहे, मतलब ये लॉग वाला पोर्शन 0 होगा, तब हम इसे रेशनल कह सकते हैं। यानी 8 माइनस 4k इंटू लॉग ऑफ मॉड एक्स इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। तो यहां से साफ बात है, दो पोर्शन आएगा, एक पोर्शन आएगा 8 माइनस 4k इक्वल टू 0 वाला, एक पोर्शन आएगा log ऑफ मॉड x इक्वल टू 0 वाला। तो हमको इससे तो मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो k निकालना है, तो हमें k निकालना है, तो यहां से हमें k का वैल्यू आराम से कितना मिल जाएगा बच्चों, 2। कितना मिलेगा, 2, है ना। क्या किए, हमें इस आंसर को रेशनल बनाना था, और रेशनल होने के लिए कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन जैसे कि लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, ट्रिगो, ये सब नहीं होना चाहिए, मतलब सिंपल पॉलिनोमियल का फंक्शन होना चाहिए। तो हमने जो भी एक्सटर्नल फंक्शन था उसको हमने 0 की इक्वेट कर दिया, वहां से जो भी हमें के निकलना था वो फाइंड हो गया, और के का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है। ओके, बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला सवाल क्या है ये। चलिए पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को रीड करिए, अगर आपसे बन रहा है जरूर ट्राई करिए, ना बने उसके बाद जो है देखिएगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ पोर्शन बॉन्डेड बाय द लाइंस y इक्वल टू x, y इक्वल टू 0
और x इक्वल टू 4। अच्छा, इन तीनों लाइन के वजह से जो एरिया बनेगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले ये तीनों लाइन ड्रॉ करिए। चलिए, ये हमारा x एक्सिस हुआ, ये हमारा y एक्सिस हुआ, ये हमारा ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहला लाइन y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स वाला लाइन जो है आपको पता है वो इस प्रकार का, ये है y इक्वल टू एक्स वाला लाइन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट से थर्ड क्वाड्रेंट में बीचों बीच चला जाता है, ये y इक्वल टू एक्स वाला लाइन है। फिर y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो का मतलब y का वैल्यू जीरो किस पर होता है, x एक्सिस पर, तो y इक्वल टू जीरो का इक्वेशन ये खुद x एक्सिस ही है। और तीसरा है x इक्वल टू 4, मतलब x को 4 पे काटने वाला। तो चलो x को 4 पर काटने वाला एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। चलो यही है ना, यहाँ पे 4, यानी ये लाइन हो गया x इक्वल टू 4। तो बताइए, अगर इन सब के वजह से अगर एरिया की बात करें तो यही वाला एरिया हमको घिर के आया। तो इसी एरिया का वैल्यू हमें, सॉरी इसी फिगर का हमें एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले हम तीनों का ग्राफ ड्रॉ कर लिए, जो रीजन बॉन्ड हुआ उसका एरिया निकालना है। तो गौर से देखिए, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा। ये तो सिंपल, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल जाएगा। तो बेस का काम हमारा ये करेगा, तो ये तो पता चल रहा है कि 4 है। हाइट का काम ये करेगा, तो ये निकालने के लिए हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, आसान है। ये जो पहले ये O है, ये A नाम दे दो, इसका नाम B दे दो, ठीक है। ये पॉइंट का नाम B दे दो, इस पॉइंट का, ठीक है। ये जो पॉइंट A है वो किन से बना है, y इक्वल टू एक्स लाइन से और x इक्वल टू 4 लाइन से बना है। अगर इन दोनों को आपस में सॉल्व करें तो ऐसा लग रहा है कि x इक्वल टू भी 4 हो जाएगा और y इक्वल टू भी 4 हो जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है वो 4,4 हो जाएगा। इसका मतलब हाइट का भी काम कितना हो जाएगा, 4। अब सिंपल हो जाएगा एरिया, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस भी 4 है और हाइट भी 4 है। 2 2 जा 4 कैंसिल किए, यानी 8 स्क्वायर यूनिट बच्चों इसका आंसर हुआ। सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस फिगर ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना। कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल रहा ये आपके स्क्रीन पर, ये देखिए, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। 0 से लेकर के पाई तक साइन 4x अपॉन साइन x का इंटीग्रेशन चाहिए। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और खुद से बनाइए, है ना। चलिए चलिए हम बनाते हैं इसको। कैसे, क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, है ना। शुरू कर लें, शुरू कर लें। ऐसे यह एक फॉर्मूला पर भी है, अगर हम आपको चाहें तो लिखा बता दे रहे हैं। एक फॉर्मूला होता है, गौर से देखिए, ट्रिक है, एक ट्रिक होता है क्या, कि अगर मान, अच्छा लेकिन वो 0 से वो ट्रिक हमेशा वैलिड नहीं होगा। एक काम करिए, हम सॉल्व ही कर देते हैं, क्योंकि उसमें लिमिट चेंज होता रहेगा तो फिर ये ट्रिक गड़बड़ हो जाएगा। तो एक काम करिए, हम आपको सॉल्व करके ही बता देते हैं कितना आएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आइए सॉल्व करें। तो 0 से पाई हो गया साइन 4x। साइन 4x को अगर डबल एंगल की तरह सोचे तो क्या हम इसको 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं। नीचे में हमारा कितना है, साइन x। बिल्कुल सर सोच सकते हो। बच्चों कुछ नहीं किए, इस 4x को 2 इंटू 2x कर लिए। ये जो 4x है, इस 4x को हमने 2 इंटू 2x किया और 2x को हमने थीटा मान लिया, तो 2 थीटा की तरह नहीं हो जाएगा बिहेव, तो लगा दिए फॉर्मूला। सही है। चलिए अब क्या करें, 0 से पाई तक 2,
अब गौर से देखिएगा, ये जो साइन 2x है बच्चों, ये वाला यहां पे फिर से लगा दीजिए फॉर्मूला डबल एंगल का, तो 2 साइन x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, और बगल में हमारा cos 2x अभी भी है, और नीचे में हमारा साइन x है। इससे क्या होगा कि ये बंदा दोनों कैंसिल हो गया, है ना। अब क्या करोगे, अब लिखो पहले बच्चा क्या क्या, पहले 4 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो 0 से लेकर के पाई, और अंदर में क्या बच गया, अंदर में बच गया cos 2x और इंटू कॉस एक्स, ये बचा, है ना। चलिए क्या करेंगे, 4 0 से लेकर के पाई, cos 2x का भी डबल एंगल का फॉर्मूला जानते हैं, क्या हम इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, डबल एंगल cos 2x का तो फॉर्मूला ही होता ही है, और बगल में हमारा cos x dx है, पक्का देख लो, आराम से लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल सर। अब आप गौर से देखिए तो सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, तो साइन का डीसी दिख रहा है, मतलब सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, पुट कर दीजिए साइन एक्स को कुछ भी, मान लीजिए हम टी पुट कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये cos x dx बराबर हो जाएगा dt, cos x dx बराबर हो जाएगा dt होगा। चलिए पुट करिए, तो 4 हमारा कांस्टेंट बाहर हो गया, 1 माइनस 2 साइन को माने हैं t, तो 1 माइनस 2 टी स्क्वायर हो गया, और बगल में cos x dx का वैल्यू कितना है dt। अब सब्स्टिट्यूशन किए हैं तो बच्चों लिमिट भी बदलेगा, देखो पहले लिमिट का वैल्यू कितना था 0, मतलब x का वैल्यू 0 था, तो पुट करिए, तो अगर इसमें x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t का वैल्यू भी 0 आ जाएगा। अब फिर अपर लिमिट कितना था हमारा पाई, तो यहां भी फिर से इसमें पाई पुट करेंगे तो साइन पाई भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये तो गजब हो गया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों सेम हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 0, साफ बात है, नहीं समझे। जब भी हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कुछ पुट कर देते हैं, तो लिमिट भी बदलना पड़ेगा ना, क्योंकि 0 से पाई तक तो x का वैल्यू था, लेकिन जब हम उसको t पुट कर दिए तो अब हमारा वेरिएबल t हो गया, तो t का वैल्यू चाहिए, तो हमने क्या किया, साइन x को t पुट किया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, तो cos x dx इक्वल टू dt आया, फिर जो जिसके जगह पे जो रखना था हमने रख दिया, है ना, इसी में रखा 1 माइनस 2 टी स्क्वायर, cos x dx की जगह dt रखा। लेकिन जब लिमिट रखने गए हम, तो लोअर लिमिट जब 0 यहां पर पुट किए तो साइन 0 0 हो गया, और अपर लिमिट जब पाई पुट किए तो साइन पाई का वैल्यू भी 0 होता है, यानी अपर और लोअर लिमिट सेम हो गया, आंसर 0, ये तो साफ था। क्लियर होगा कि नहीं, ऑप्शन नंबर सी था आसान, बिल्कुल बढ़िया। आगे चलिए, अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा ये, देखिए एक बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन आते ही हम लोग को पता नहीं क्या चीज होता, बहुत ज्यादा डर लगता है कि ये कैसे बनेगा, देखने में तो बहुत ही छोटा होता है, आइए हम समझाते कैसे बनेगा, है ना। चलिए हम लोग दिमाग लगाइए कि सबसे पहले सोचिए कि आपके बॉक्स के अंदर में कौन है, बॉक्स के अंदर में एक्स स्क्वायर है, तो आप इस एक्स स्क्वायर को, जैसे बॉक्स के अंदर में जो चीज रहता है, आप उस नंबर को दो लगातार इंटीजर के बीच लिखने का प्रयास करिए, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर को दो कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच लिखने का प्रयास करना है। कैसे लिखना, किसको है, एक्स स्क्वायर को, तो क्या करोगे बच्चों, ये जो लिमिट दिया है, ये जो लिमिट दिया है 0 से लेकर के √2, वो तो x का वैल्यू होता है ना। अब इसी को स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दें, तो क्या ये 0 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। अब आप बताइए, इसको गौर से देखिए, तो क्या हम इसको 0 से लेकर के एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 तक बोल सकते हैं, और फिर 1 से लेकर के कहां तक बोल सकते हैं, 2 तक बोल सकते हैं। देखिए तो हो गया, पहले हमने एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाला, अब फिर उसको कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच लिख दिया। यहां तक बात क्लियर हुआ, क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बस बात खत्म है। अब क्या करिए, एक्स स्क्वायर का तो वैल्यू पता हो गया,
अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 0 से 1 तक है तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक होगा? 0 से भी लेकर के 1 तक, क्योंकि रूट चढ़ाएंगे तो फिर से वही आ जाएगा। और अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 2 तक है तो एक्स का वैल्यू भी कितना होगा? 1 से लेकर के √2 तक हो जाएगा, है ना। स्क्वायर हटाने के लिए बच्चों रूट चढ़ाएंगे तो 0 का रूट 0 हो जाएगा, 1 का रूट 1 हो जाएगा। यहां चढ़ाएंगे रूट तो 1 का रूट 1 हो जाएगा और 2 का रूट हो जाएगा √2। समझ रहे हैं? एक्स स्क्वायर भी निकाल लिए और उस एक्स स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स क्या होगा वो भी निकाल लिए। हुआ? चलिए हमारा काम हो गया। चलिए सबसे पहले बॉक्स के अंदर यहां एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू जब 0 1 के बीच लेते हैं तो आपको पता है ना, बॉक्स के अंदर रहने वाला कोई भी नंबर अगर दो लगातार इंटीजर के बीच है तो उस नंबर का बॉक्स उसके छोटे वाले नंबर के बराबर होता है। जैसे यहां पर एक कहानी थोड़ा समझिए, एक कहानी जैसे अगर मान लीजिए y है, y का वैल्यू मान लीजिए 0 से लेकर के 1 के बीच है तो y का बॉक्स जो है वो 0 की इक्वल होगा। अगर y का वैल्यू 2 से लेकर के 3 के बीच है तब y का जो बॉक्स है वो 2 की इक्वल होगा। मतलब बॉक्स के अंदर जो नंबर है अगर वो दो लगातार इंटीजर के बीच है तो उसका बॉक्स छोटे वाले के बराबर होता है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर को 0 1 के बीच रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा? 0 इंटू डी एक्स। लिमिट कितना आएगा? तो बताइए 0 1 के लिए लिमिट कितना था? 0 1 के लिए लिमिट यानी एक्स कितना कहां से कहां तक निकला? 0 से लेकर के 1 तक, फिर प्लस। अगली बार जब 1 से 2 तक लेंगे एक्स स्क्वायर का वैल्यू तो बॉक्स कितना आएगा? 1 आएगा। और उसके लिए लिमिट कितना था? 1 से लेकर के √2 था, है ना। ये पोर्शन तो साफ है कि 0 हो जाएगा। यहां 1 का इंटीग्रेशन मतलब एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? एक्स हो गया। अब 1 से लेकर के √2 तक लिमिट रख दीजिए तो कितना आ जाएगा इसका? अपर लिमिट √2 और लोअर लिमिट कितना? 1। यानी हमारा आंसर कितना आ जाएगा? √2 - 1। समझे? सबसे पहले क्या किए, बॉक्स के अंदर जो बैठा था उसका वैल्यू दो कंसेक्यूटिव नंबर के बीच निकाले। एक बार 0 से 1 तक निकाले तो 0 से 1 तक का बॉक्स हो जाएगा 0, यहां लिखा हुआ है। फिर एक बार 1 से 2 तक लिए तो 1 से 2 तक का बॉक्स होगा 1 लिख दिए। और 0 से 1 तक के लिए जो x होगा वो लिमिट में डाले हैं 0 से 1। अब 1 से 2 तक के लिए जो x होगा वो लिमिट में डाले हैं 1 से लेकर √2, फिर इंटीग्रेट कर दिए। ओके, यानी हमारा आंसर है √2 - 1, ऑप्शन नंबर ए। सही है? सही है? पक्का? चलिए इसे अगर मान लीजिए अगर आप और एक क्वेश्चन देखना चाहते, चलिए हम इस पे एक और दिखा देते हैं आपको। जैसे मान लीजिए कि एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया आपको, मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे दिया √2 से लेकर के मान लेते हैं 4 तक, ज्यादा हो जाएगा क्या? √2 तक मत करिए, एक काम करिए यहाँ पे 1 लिख दीजिए। 1 से लेकर के 1 से लेकर के अगर मान लीजिए √3 तक का दे दिया जाए, ठीक है। हाँ, अब पूछ दे क्या? पूछ दे, मान लीजिए आपको पूछ दिया x इंटू एक्स स्क्वायर का बॉक्स क्या होगा, ये पूछ दिया जाए तो कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो फिर से बॉक्स के अंदर वाले पर ध्यान दीजिए। बॉक्स के अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर, तो उसका निकालिए वैल्यू। तो x का वैल्यू कहां से कहां तक हुआ? 1 से लेकर के, x का वैल्यू हुआ 1 से लेकर के √3 तक। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो 1 से लेकर के एक्स स्क्वायर कहां तक आ जाएगा? 3 तक। इसी को कंसेक्यूटिव लिखिए तो एक बार आपको लिखना पड़ेगा 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। फिर एक बार लिखना पड़ेगा आपको 2 से लेकर के 3 तक, है ना। जो बॉक्स के अंदर था उसका कंसेक्यूटिव आपने लिख लिया, 1 से 2, 2 से 3। सही है? अब 1 से 2 के लिए x निकालेंगे तो दोनों पे रूट चढ़ाएंगे तो ये 1 रह जाएगा, ये x हो जाएगा और ये √2 रह जाएगा। यहां पर से x निकालेंगे तो ये √2 रहेगा, ये x होगा और ये √3 रहेगा। हो गया। चलिए डालिए। 1 से 2 तक का बॉक्स 1 होगा, 1 से 2 तक का बॉक्स 1 होगा तो x इंटू 1 लिखाएगा, बगल में dx। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के √2 तक, फिर प्लस x इंटू 2 से लेकर के 3 का बॉक्स कितना आता है?
2 dx, लिमिट कहां से कहां तक, √2 से लेकर के √3 तक। साफ है, ये x हो गया, यहां x है ना, तो x का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² 2, 1 से लेकर के √2। फिर यहां कितना हो जाएगा 2x, 2x का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x²/2, और कहां से कहां तक हो जाएगा, √2 से लेकर के √3 तक, है ना। रख दीजिए 1/2 बाहर, अपर लिमिट रखिएगा तो √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 तो कट जाएगा। अपर लिमिट √3 रखिएगा तो √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और लोअर लिमिट √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 2। कितना बचा, ये हो गया 1/2 और ये हो गया बच्चों 1, यानी आंसर कितना आ जाएगा हमारा फाइनली 3/2। समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप किसी भी बॉक्स वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करिएगा, सबसे पहले बॉक्स के अंदर जो बैठा रहेगा उसको 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर के बीच लिखने का प्रयास करिएगा। जैसे यहां 1 से √3 था, तो दोनों तरफ हम स्क्वायर किए तो 1 से 3 तक आ गया। उसके बाद 1 से 3 को 2 पार्ट में तोड़ दिए, एक बार 1 से 2 तक किए, एक बार 2 से 3 तक किए। फिर 1 से 2 तक का बॉक्स 1 होगा, यहां लिखा हुआ है। फिर 2 से लेकर के 3 तक का बॉक्स 2 होगा, वो यहां लिखा हुआ है। बाहर जो x अपना रहेगा, फिर उसके लिए जो कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट होगा वो भी निकाले। 1 से 2 तक का जो x² रहेगा तो लिमिट 1 से √2 तक आ जाएगा। अगर x² 2 से √3 तक है तो लिमिट हमारा √2 से √3 तक आ जाएगा। फिर रख के नॉर्मली जो सॉल्व करते हैं वो हमने कर दिया। सही है, चलिए बढ़े अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा ये, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका सॉल्यूशन बताना है। x dy माइनस y dx इक्वल टू xy² dx। क्या, चलिए होगा तो करिए सॉल्व। अच्छा एक काम करिए, ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, देख लीजिए तो थोड़ा ध्यान से। क्या हम इसको x dy माइनस y dx अब बट्टे उधर से y² ले आए, अब x dx बच गया। हाँ सर सही है। अब थोड़ा आप गौर से देखिए, LHS के पूरे पोर्शन को देखिए तो ऐसा लगेगा कि LHS का पूरा पोर्शन जो है वो x/y का डिफरेंशियल है। गौर से देखिए, RHS हमने जैसे का तैसे भी लिख रहे हैं। अब गौर से देखिए LHS वाले को, x/y का डिफरेंशियल मतलब डिफरेंशिएट करिए तो x/y का अगर आप डिफरेंशियल निकालिएगा, देखिए हम यहाँ पर निकाल देते हैं, x/y का करिएगा तो क्या होगा बताइए तो, नीचे वाला का स्क्वायर करिएगा, नीचे को छोड़ के ऊपर का डिफरेंशियल dx हो जाएगा, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे का डिफरेंशियल कितना आ जाएगा dy हो जाएगा। देखिए तो y dx माइनस x dy अपन y² सेम लिखा हुआ है कि थोड़ा माइनस का अंतर है। सर माइनस का अंतर है तो कोई बात नहीं, एक माइनस लगा देते हैं इसमें, माइनस का अंतर है ना, क्योंकि x/y का डिफरेंशियल कितना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर y² हो जाएगा, फिर नीचे वाले को छोड़ के ऊपर का डिफरेंशियल dx, फिर माइनस ऊपर वाले को छोड़ के नीचे वाले डिफरेंशियल dy। मतलब जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये उल्टा है, इसका मतलब एक माइनस साइन का अंतर था तो हमने माइनस लगा दिया। क्या, तो बताइए कितना अच्छा सवाल था, अब तो डायरेक्ट हो गया। अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए, इधर भी इंटीग्रेशन कर दीजिए। और आपको पता है इंटीग्रेशन जब करते हैं तो डी वाला टर्म खत्म हो जाएगा, यानी कितना बचेगा माइनस x/y यहां से बचेगा, और यहां से कितना हो जाएगा x² 2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, अब प्लस c बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा x² y/2 प्लस c हो जाएगा, प्लस y इंटू सी हो जाएगा, यही ना। और अगर बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, y से भी मल्टीप्लाई कर लिए ना, हाँ तो यही हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ एकदम थोड़ा सा बढ़िया सा दिमाग लगाएं, सबसे पहले y² को डिवाइड में भेजे और फिर सोचे कि ये जो x dy है इसमें x dy माइनस y dx अपन y², ये किसी पैटर्न पर हमें दिख रहा था तो हमको लगा कि ये x/y है, तो हम यहाँ पर बगल में xy करके देखे तो लगा कि साइन में उल्टा है, यानी माइनस लगा दिए।
फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दिए, तो इंटीग्रेशन करने से आपको पता है डी हट जाता है, तो माइनस एक्स बाय वाई बचा यहां से, और यहां तो एक्स का इंटीग्रेशन था, स्क्वायर बाय 2 हो गया, है ना। फिर बाय क्रॉस हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई सी आ गया हमारा आंसर। समझ रहे हो, एक अच्छा सवाल था। मतलब आप ऐसा भी डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, इस टाइप का भी रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा ये, आ जाओ 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 आ जाओ, ये सही है। चलिए देखिए तो कैसे होगा। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स बाय वाई, उसको हम आरएचएस में भेज देते हैं, इक्वल टू वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकालना है। अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखिए तो ये लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, जिसका फॉर्म होता है डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू। देखिए तो गौर से, है बिल्कुल है, बिल्कुल है। डी एक्स बाय डी वाई, इसको अगर हम चाहें तो 1/y इंटू एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू वाई स्क्वायर, ऐसे करके। अब आपको लगेगा ये p के जगह पर रखा हुआ है, ये p के जगह पर हुआ, और ये वाला q के जगह पे हुआ, है ना। कंपेयर करके देखिए तो कैसे सॉल्व करते हैं लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो बच्चों, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला जाता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोग पढ़े होंगे, इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वेरिएबल y है, तुमने dy लिखा, तो e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ p का वैल्यू है 1/y dy हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो e टू दी पावर log y हो जाएगा। और अब गौर से देखिए, log का खुद का बेस कुछ नहीं है, तो e तो मान सकते हैं। अब ये log का प्रॉपर्टी है कि log जिसके पावर में है वो नंबर और log के खुद का बेस सेम रहे तो log का आर्गुमेंट बाहर आ जाता है ना। ऐसा होता है ना log में फॉर्मूला, a टू दी पावर log n टू दी बेस a रहे तो इसका वैल्यू n की इक्वल होता है। ठीक है, चल ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। फिर इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है डी एक्स बाय डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इसके सॉल्यूशन का फॉर्मूला याद है क्या आपको। सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बच्चों x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है इसका फॉर्मूला। नहीं याद है क्या आपको, याद रहना चाहिए। चलिए x इंटीग्रेटिंग फैक्टर बच्चों हमारा y आ गया, q का वैल्यू हमारा y स्क्वायर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा y आ गया इंटू डी वाई। ठीक है, सॉल्व करें तो ये हमारा एक्स वाई, ये हमारा वाई क्यूब बाय 3 अब प्लस सी, सिंपल। अब चाहें तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सब में 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 3xy इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर अब प्लस 3c हो जाएगा, है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, चलिए ऑप्शन लिखा हुआ है क्या, हाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 3xy इक्वल टू वाई क्यू प्लस सी। कहोगे सर 3c है आपका, कोई बात नहीं बच्चों, आपको पता है ना, अच्छा वाई क्यूब था ना यहाँ पे, वाई क्यूब आपको पता है ना, 3c भी तो कोई ना कोई कांस्टेंट है, तो हम इसको वापस चाहे तो कोई के मान सकते हैं। सही है, चलिए यानी 3xy इक्वल टू वाई क्यूब प्लस के हमारा आंसर हुआ। सही है, तो ये लेबनीज का क्वेश्चन था, जो लेबनीज का फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। लेबनीज का 2 फॉर्मेट होता है, एक और फॉर्मेट है लेबनीज का डी वाई बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इस फॉर्मेट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है। और इस फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन है, इस फॉर्मेट का जो सॉल्यूशन है
y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये होता है ना। दो फॉर्मेट होता है, एक dy बाय dx करके और एक dx बाय dy करके। तो अभी जो हम सॉल्व किए हैं वो dx बाय dy वाला फॉर्मेट था। सही है, बढ़िया। आगे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए। तो ये पता नहीं लाइनिंग कैसा कैसा आ जाता है इसमें, है ना। चलिए, हो गया। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए इधर वाला। ओके, चलिए बढ़िया। आगे हाँ, चलिए अगला सवाल पर। अगला सवाल है कहाँ हमारा। अगले सवाल पर जाने से पहले एक छोटा सा ऐड आपको दिखाते हैं। हर एक वीडियो में हमको एक ऐड डालना पड़ रहा है, ठीक है। ये एमएमटी है हमारा, मैथ्स मौसम ट्यूशन। ऑनलाइन ही है, ऑनलाइन, बिल्कुल ऑनलाइन, फुल्ली ऑनलाइन रहेगा, जिसमें वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारा डिटेल इसमें लिखा हुआ है, तो आप इसको पढ़ के इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हो गया, आगे बढ़े। तो चलिए अगला सवाल पर बढ़ते हैं। हमारा ये क्वेश्चन, ये अच्छा, मैट्रिक्स में एक बात था, कुछ बच्चों ने हमें बोला भी था कि मैट्रिक्स में वर्ड प्रॉब्लम, मतलब सॉरी, लैंग्वेज वाला जो क्वेश्चन है वो ज्यादा दिक्कत करता है। तो हम यहाँ पर एक दो क्वेश्चन जो है लैंग्वेज वाला ही टाइप लिए हैं। तो देखिए तो क्या है, समझते हैं। चलिए, क्या लिखा हुआ है। फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बी इक्वल टू ए सी, मतलब ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, मतलब बताना है इसमें से कौन सही होगा इस कंडीशन के लिए, ए बी इक्वल टू ए सी के लिए। पहला ऑप्शन में है बी इक्वल टू सी फॉर एनी मैट्रिक्स ए, फॉर एनी मैट्रिक्स ए। मतलब इनका कहना है पहला ऑप्शन का कि ए बी बराबर ए सी को आप बी बराबर सी लिख सकते हैं, चाहे ए के जगह पे कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी मैट्रिक्स क्यों ना हो, है ना। यहीं पे थोड़ा गलती कर गए वो। तो चलिए तो हम कुछ भी लेके देखते हैं। अगर मान लीजिए हम मैट्रिक्स ए के जगह पे 1 0 0 0 ले लिए और बी के जगह पे 0 2 0 0 ले लिए, ठीक है। फिर से यहां भी ए के जगह पे वही चीज 1 0 0 0 ले लिए और सी के जगह पे 0 8 0 0 ले लिए। अगर आप इसका मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करिए, जो रो का कॉलम से होता है मल्टीप्लाई, आपको पता है। तो रो का फर्स्ट कॉलम से करिएगा, करते हैं ना, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो ये तो 0 आ जाएगा। कैसे कैसे करते हैं, इसका इससे करेंगे और फिर इसका इससे करते हैं ना। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बच्चों आता है ना करने। आप गौर से देखिए, यहाँ रो का कॉलम से करिएगा 0, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करिएगा तो फिर भी 0। उसी प्रकार आप सेकंड रो से करिएगा तो ये 0 ये 0, यहां भी मल्टीप्लाई करिएगा तो वही हाल होगा, 0 0। मतलब ए बी बराबर ए सी देखो तो हो रहा है, लेकिन क्या आपका ये जो बी है और ये सी इक्वल हुआ। मतलब किसी भी मैट्रिक्स के लिए ए बी इक्वल टू ए सी को बी बराबर सी बोलना गलत प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। देखो तो यहां ए बी बराबर ए सी हो रहा था, लेकिन आपका ये मैट्रिक्स है बी और ये मैट्रिक्स है सी, क्या इक्वल हुआ नहीं ना। तो ये हमारा बोलना गलत है, ऑप्शन पहला। दूसरे की बात करते हैं, बी इक्वल टू सी इफ ए इज सिंगुलर। ठीक है, ठीक है। चलिए और भी अच्छे तरीके से हम आपको समझाते हैं। आइए, आप बताइए ए बी बराबर हमारा ए सी था। एक काम करिए, बी को उधर भेज दीजिए, तो सॉरी ए को उधर भेज दीजिए। ए को उधर भेजिएगा तो उस तरफ जाकर कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए हो जाएगा सी। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, यहां पर कर सकते हैं इसे।
और आपको पता है ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए आई की इक्वल हो जाएगा और आई इंटू सी, यानी सिंपल है कि किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बी इक्वल टू सी हो जा रहा है ना। मतलब यहां ए को उस तरफ इनवर्स में भेज करके ये काम हम लोग किए और ए इनवर्स इंटू ए का वैल्यू आई होता है रखा और आई इंटू सी हमारा सी ही हो जाएगा, यानी बी इक्वल टू सी। लेकिन बच्चों आप ए को जो उस तरफ भेज के जो इनवर्स लगाए हो तो किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का जो फॉर्मूला है वो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए उसका डिटर्मिनेंट किसी भी हालात में जीरो नहीं होना चाहिए, और जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो उसे नॉन सिंगुलर कहते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मतलब यहां ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में बोला है सिंगुलर, ये तो ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखो साफ करेक्ट है, बी इक्वल टू सी। तो इफ ए इज नॉन सिंगुलर, दिखा जैसे ए को उधर भेजे तो इनवर्स लग गया, लेकिन इनवर्स का होना पॉसिबल कब है? जब हमारा मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। समझ रहे हमारा बात? आइए ऑप्शन डी की बात करते हैं। ऑप्शन अगर हम डी की बात करें तो ए बराबर बी बराबर सी है, ए बराबर बी बराबर सी है। ये भी लिखा है कि फॉर एनी मैट्रिक्स, फिर से पॉसिबल नहीं है, फिर से पॉसिबल नहीं है। कैसे बच्चों? अगर हम मान लो ए को भी नल मैट्रिक्स ले लें, मतलब ए एक ऐसा मैट्रिक्स ले ले जो सिंगुलर हो जाए, आप बी भी एक ऐसा ले जो सिंगुलर हो जाए और सी भी एक ऐसा ले जो सिंगुलर हो जाए, तो क्या पॉसिबल है? नहीं ना। फिर से वही गलती किया है ये, इन्होंने कहा कि ए बी सी तीनों सेम रहेगा तो ए बी बराबर बी सी हो जाएगा। भाई अगर हम तीनों को सिंगुलर ले लें तो सिंगुलर ले तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, और अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो बी बराबर सी हो ही नहीं सकता। समझ रहे हैं हमारा बात? कितना बड़ा बात हो गया। तो ये इसी से सारा बात क्लियर हो गया कि ए बी बराबर ए सी होने के लिए मैट्रिक्स ए को नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। तो जहां जहां फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ए लिखा है वो सब गलत हो जाएगा, क्योंकि फॉर एनी मैट्रिक्स ऑफ ए का मतलब हमको ए का मन जो मन करेगा वो ले सकते हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी सिर्फ सी सही हुआ। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आ गया? चलिए बढ़िया आगे। तो ये था सवाल, एक बढ़िया सा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन था। ये सीखिए, यहां ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का यहां पे यूज हुआ है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, इसी से सारा बन जाएगा, है ना। चलिए आइए अगला सवाल पे पहुंचते हैं। अच्छा, फिर से एक क्वेश्चन आया, क्या बोला? लेट ए एंड बी टू मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर इतना, ठीक है। लेट ए बी नॉन सिंगुलर। अच्छा, एक मैट्रिक्स ए है जो नॉन सिंगुलर है। नॉन सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो नहीं हुआ होगा। एंड बी इज सिंगुलर, और एक मैट्रिक्स बी सिंगुलर है मतलब इसका डिटर्मिनेंट जो है जीरो हो गया होगा। तो बताना है कि क्या सही है। तो पहला ऑप्शन चेक करना है, ए बी सिंगुलर हो सकता है। तो बच्चों ए बी सिंगुलर होने के लिए, ए बी को सिंगुलर होने के लिए ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई में सेपरेट कर सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का तो वैल्यू कुछ भी हो सकता है जीरो को छोड़ के, लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ बी का वैल्यू जीरो दिया हुआ है, तो साफ है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। यानी मैट्रिक्स ए बी का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, इसका मतलब ये क्या है? हमारा सिंगुलर है। सिंगुलर का मतलब डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए, तो हमने डिटर्मिनेंट लगाया, फिर डिटर्मिनेंट को सेपरेट किया, जिसका जो वैल्यू था पुट किया तो जीरो आ गया, मतलब सिंगुलर। यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो ऑप्शन बी तो अपने आप इनकरेक्ट हो जाएगा, जो नॉन सिंगुलर बोला है। फिर ए इनवर्स इंटू बी को चेक करते हैं। चलिए, तो ए इनवर्स बी का भी डिटर्मिनेंट निकाल के देखते हैं। तो ए इनवर्स बी का अगर डिटर्मिनेंट निकालने जाओगे
तो फिर से डिटर्मिनेंट सेपरेट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स है तो इसको 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिख सकते हैं। और डिटर्मिनेंट ऑफ बी फिर से हमारा 0 दिया हुआ है, तो बताओ तो वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। आया कि नहीं आया? तो फिर से बताइए, ए इनवर्स इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट है 0 आया, इसका मतलब ये फिर से क्या हो गया हमारा? सिंगुलर हो गया। जब ये फिर से सिंगुलर हो गया तो इसका मतलब ये फिर से करेक्ट हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी फिर से गलत हो गया, है ना? है ना? अच्छी चीज, क्लियर? बढ़े आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये, है ना? चलिए इस क्वेश्चन को करने से पहले एक अच्छी चीज आपको सुनाते हैं, मोटिवेशनल टाइप, थोड़े से मजा आएगा आपको। जो लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा विश्वास कम रखते हैं, है ना, एक छोटी सी बात बताते हैं। हमको बहुत अच्छा लाइन लगा, आपको हर एक दिन इस टाइप के हम लाइन आपको बताएंगे। कहता है कि नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। समझे? नल बंद करने से नल बंद होता है, पानी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। दिया बुझाने से दिया बुझता है, रोशनी नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। प्रेम करने से प्रेम मिलता है, नफरत नहीं। अध्ययन करने से, अब इस पे ध्यान दीजिएगा, अध्ययन करने से सफलता मिलती है, असफलता नहीं। समझ में आया? तो मन लगा के पढ़ते रहिए, और अभी जो एनडीए का एग्जाम आने वाला है उस पे जरूर अच्छे से फोकस करिए। ओके, तो चलिए आखिरी, आज इस सेशन का आखिरी सवाल है हम लोग का, ये ट्राई कर लें। आइए, क्या क्वेश्चन कहता, इफ मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक्स। अच्छा, यह जो मैट्रिक्स है बच्चों वो सिमेट्रिक है, तब कहता है कि बताइए एक्स का वैल्यू क्या होगा। आप जानते हैं सिमेट्रिक किसको बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को बोलते हैं जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने मैट्रिक्स के ही इक्वल आ जाए। तो बताइए, तो ए का अगर हम ट्रांसपोज करें तो ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में लिखना, कॉलम को रो में लिखना। कोई एक काम करेंगे, अगर हम ए का ट्रांसपोज करेंगे तो ए का जो फर्स्ट रो है उसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया 4x2, ए का जो सेकंड रो है उसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, ठीक है। और यहां हमारा जो ए है 4x + 2, 2x - 3 और x + 1 लिख दिया, ट्रांसपोज करके लिखा और सामने में ए लिखा हुआ है। अब आपको पता है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो सामने सामने का एलिमेंट भी इक्वल होता है, तो देखो 4 = 4 सही है। अब ये वाला इसके इक्वल होगा, यानी कितना 2x - 3 = x + 2। अगर इसको सॉल्व करिएगा तो ये 2x - x = 5, यानी x = 5। रुक जाइए, आराम मत करने लगिए, हर एक जगह से सॉल्व करिए। फिर इस x + 2 को इससे सॉल्व करिएगा तो वही कहानी आएगा, है ना। और ये x + 1 और x + 1 तो खुद इक्वल दिया हुआ है, मतलब हर एक जगह से सॉल्व करके लोग चेक करता है। आपको भी चेक करने चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही मैट्रिक्स को सॉल्व करने पर एक ही अननोन का अगर एक से ज्यादा वैल्यू आ गया तब वो मैट्रिक्स इक्वल होना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए हर एक एलिमेंट को इक्वल कर करके जो भी वेरिएबल है वो निकाल लीजिएगा और सब में जो मैच करने वाला रिजल्ट होगा वही आंसर करिएगा। तो हमारा x = 5 करेक्ट आंसर आ गया। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, नहीं? तो चलिए आज का सेक्शन यहीं पे रखते हैं और मुलाकात करते हैं फिर से अगले सेक्शन में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।